नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन ज्योग्राफी या भारतीय भूगोल का टॉपिक रहेगा। और लास्ट वाले जो लेक्चर थे उनमें हमने देखा था कि भूवैज्ञानिक समय सारणी जो आरएएस मेंस का टॉपिक है उसके बारे में बात करी थी। जो सिलेबस है प्रश्न पत्र 2 का जीएस पेपर सेकंड, उसमें पहली इकाई तो है प्रशासनिक नीति शास्त्र और दूसरी इकाई साइंस एंड टेक की है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की है। जो थर्ड इकाई है, इकाई नंबर थर्ड, तो इकाई नंबर थर्ड में जो टॉपिक है वह है पृथ्वी विज्ञान। पृथ्वी विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान के ब्रैकेट में लिखा हुआ है भूगोल एवं भूविज्ञान। भूगोल एवं भूविज्ञान। तो जो भूविज्ञान के अंदर हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने भौगोलिक समय सारणी को पढ़ लिया था या भूवैज्ञानिक समय सारणी को पढ़ लिया। तो समय सारणी हमने पढ़ ली है कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और बहुत सारे कालखंड, महाकल्प, कल्प, इयोन, पोच, इन सब कालखंडों को हमने पढ़ लिया। उसके बाद समय सारणी के बाद एक और टॉपिक है भूकंप का, एक टॉपिक रहेगा ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी, एक और टॉपिक रहेगा पृथ्वी की संरचना, इनफैक्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये टॉपिक रहेगा। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। सिलेबस को ध्यान से देखोगे तो पहला जो बिंदु लिखा हुआ है, पहला बिंदु लिखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा भूवैज्ञानिक समय सारणी, यह है पहला टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक है वह है प्रमुख भू आकृतियां। प्रमुख भू आकृतियां, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? पर्वत आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे, मैदान आ जाएंगे और साथ में आ जाएंगे मरुस्थल। ये वाला एक टॉपिक रहेगा। तीसरा जो बिंदु है सिलेबस का वह है भूकंप तथा ज्वालामुखी का। भूकंप तथा ज्वालामुखी, तो यहां पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। भूवैज्ञानिक समय सारणी हो चुका है, इसमें नियोसीन, प्लाइसीन सारे काल हमने देखे। उसके बाद भूकंप के बारे में हम बात करेंगे और जब हम भूकंप को समझ लेंगे तो भूकंप को समझने के बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी हम आराम से समझ लेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है और हो जाएंगे हमारे, और आगे फिर हम ज्वालामुखी को अलग से पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भूकंप। तो जो टॉपिक का नाम है वह है भूकंप, और भूकंप में भी हम समझेंगे भूकंपीय तरंगों को, भूकंपीय तरंगों के बारे में। तो भूकंप की उत्पत्ति में जो महत्वपूर्ण पीछे जो कारक है वह है भूकंपीय तरंग। तो भूकंपीय तरंगों को समझते हैं। तो अगर मैं पृथ्वी के अंतर का एक डायग्राम बनाऊं तो ये इस तरह से एक पृथ्वी है और पृथ्वी पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति कोई एक बिंदु से होती है, जहां पर कहीं ना कहीं वो जो बिंदु है वो अपर मेंटल में हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक सतहें हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। जो पहली होती है वो क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और उसके सबसे नीचे अपन चलते हैं तो कोर में देखते हैं। तो जो मेंटल वाला भाग है उसका ऊपरी भाग क्या है? अर्ध तरल अवस्था में, और वहीं से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखियों के उद्गार होते हैं। तो उसी अर्ध तरल जो पदार्थ है जो ज्वालामुखी में निकलता है वो वहीं से निकलता है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक सतह में कोई ऐसा बिंदु होगा जहाँ से भूकंपीय तरंगों की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। तो ये कोई बिंदु हो गया मान लो पृथ्वी के अंदर, जहाँ से किसकी उत्पत्ति हो रही है? भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो रही है। और जब भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होगी तो भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होगी तो वो तरंगें यहाँ से ऊपर उठने लगेगी। तो ऊपर उठने लगेगी कोई तरंग तो वो पृथ्वी की सतह की ओर आएगी।
तो इस बिंदु के पास जो सबसे पहला बिंदु होता है पृथ्वी की सतह का, वो बिंदु है ये, क्योंकि इधर की साइड ये दूर के वाले बिंदु हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, तो ये वाला बिंदु इसके सबसे पास है। तो ये जो बिंदु है जहाँ से सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है, इसको बोलते हैं फोकस। इसको क्या बोलते हैं? फोकस, या फिर मूल, या फिर एक और नाम है इसका भूकंप मूल। तो तीनों एक ही बिंदु के नाम है, भूकंप मूल। ऐसा बिंदु जहाँ से सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगों का उद्गम होता है, उसको क्या बोलते हैं? भूकंपीय मूल। और भूकंपीय मूल से जो तरंगे निकली वो कहाँ गई? इस बिंदु पर सबसे पहले गई। तो सरफेस पे, जो पृथ्वी की जो सतह है, वहाँ पर ऐसा बिंदु जहाँ पर भूकंपीय तरंगों की प्राप्ति सर्वप्रथम होती है, उस बिंदु को बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। एपी सेंटर, या फिर हिंदी में अभिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र। तो एक बिंदु तो हो गया भूकंपीय मूल, और एक बिंदु हो गया एपी सेंटर या फिर अभिकेंद्र। तो जो भूकंपीय मूल है, यहाँ से दो प्रकार की तरंगें निकलती है। किस प्रकार की तरंगें निकलती है? एक ऐसी तरंग यहाँ से जो सबसे पहले उत्पन्न हुई है, सबसे पहले उत्पन्न हुई, और सबसे पहले उत्पन्न हुई तो वो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचेगी। सबसे पहले अगर यहाँ से तरंग उत्पन्न हुई तो वो यहाँ सबसे पहले पहुँचेगी। तो ऐसी तरंगें जो सर्वप्रथम कहाँ पर पहुँचती है? अभिकेंद्र पर पहुँचती है। यहाँ से निकली और कहाँ गई? अभिकेंद्र पर। तो ऐसी तरंगों को हम बोलते हैं पी वेव। कौन सी वेव बोलते हैं? पी वेव, मतलब प्राथमिक तरंगे या फिर प्राइमरी वेव। तो अभी हम ऐसे समझे कि भूकंपीय मूल से दो प्रकार की तरंगें निकलती है। किस प्रकार की तरंगें निकलती है? दो प्रकार की। एक तो निकलती है पी वेव या फिर प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे। दो दूसरी प्रकार की होती है एस वेव, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव या फिर द्वितीयक तरंगे, या फिर गौण तरंगे। गौण तरंगे मतलब सबसे पहले जो निकल के अभिकेंद्र पर पहुंच रही है उसको तो बोला प्राथमिक वेव, मतलब सबसे पहले जा रही है। इसके बाद जो पहुंचेगी उनको बोलेंगे द्वितीयक वेव। और ये दोनों प्रकार की जो तरंगे हैं, ये दोनों प्रकार की जो तरंगे कहाँ से निकल रही है? मूल से। और मूल कहाँ है? पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी की बॉडी में है। तो इसलिए इन तरंगों को बॉडी वेव सम्मिलित रूप से कहा जाता है, बॉडी वेव या फिर कायिक तरंगे। तो यहाँ से किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो रही है? कायिक तरंगे, या फिर हमने क्या कहा? बॉडी वेव। तो यहाँ से जो उत्पन्न तरंगे हुई वो बॉडी वेव हुई। तो हमने क्या समझा? भूकंपीय मूल से दो प्रकार की तरंगे निकली, एक तो प्राथमिक तरंगे, एक द्वितीय तरंगे। प्राथमिक तरंगे ऐसी तरंगे हैं जो सबसे पहले भूकंपीय मूल से अभिकेंद्र पर पहुंचती है, उसके बाद जो तरंगे पहुंचती है उनको द्वितीयक वेव कहा जाता है। अब प्राथमिक वेव और द्वितीयक वेव जब यहाँ पे अभिकेंद्र पर पहुंची, तो अभिकेंद्र पर पहुंचने के बाद इनको हम बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर आ गई? सतह पर। तो यहाँ बिंदु पर जो तरंगे पहुंची तो इनकी क्या है? कुछ गुणों में रूपांतरण हो जाता है। तो जो थोड़ा बहुत गुणों में रूपांतरण होता है, क्योंकि इतनी दूरी इन्होंने तय करी है और सतह पर ये पहुंच चुकी है, तो इनकी जो वेव लेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, कोई भी तरंग होती है उसका एक तो वेव लेंथ होती है, उसकी जो स्थिति होती है, एक उसकी वेग होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है? माध्यम के साथ परिवर्तन होता है। जैसे हमने प्रकाश वाले जो टॉपिक है 10वीं क्लास में, उसमें हमने पढ़ा होगा कि कोई भी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब के समीप खिसक जाती है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसकी गति में परिवर्तन हो जाता है। तो इन तरंगों का भी ऐसा ही रहता है कि ये तरंगे भी जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम का क्या है मतलब कि पृथ्वी के अंदर कहीं पर द्रव अवस्था है, कहीं पर अर्ध तरल अवस्था है और कहीं पर ठोस अवस्था है, क्योंकि भूप्रपट्टी वाला भाग जो 55 किलोमीटर तक का है वो ठोस अवस्था में है।
तो वहाँ पर स्थिति अलग रहेगी और द्रव अवस्था में स्थिति अलग रहेगी। तो यहाँ से जो तरंगे निकली प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे वो अभिकेंद्र पर पहुँचती और अभिकेंद्र पर पहुँचने के बाद इनको क्या नाम दिया जाता है? सतह तरंगे। क्या नाम है? सतही तरंगे कह दो, या फिर इनको सरफेस वेव कह दो, सरफेस वेव नाम दे दो इनको, या फिर एक और नाम इनको दिया जाता है एल वेव। क्या बोलते हैं? एल वेव। इनको क्या कहा? एल वेव। एल वेव इनको क्या कहा? क्योंकि एल का जो मतलब है यहाँ पर वह है लॉन्ग। क्या मतलब है? लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब लंबी, वेव का मतलब तरंगे, तो लंबी तरंगे इनको कहा गया। क्यों लंबी तरंगे कहा गया? क्योंकि यहाँ जाते ही इनकी तरंग दैर्ध्य में विस्तार हो जाता है, इनकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है सतह पर जाने के बाद, और इसलिए ये तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ ही सतही जो क्षेत्र होता है जहाँ पर हमारे लैंडफॉर्म से हमारे घर हैं वो सब भूकंप के कारण टूटते हैं, तो इनकी जो ये तरंग दैर्ध्य बढ़ती है इसी कारण से विनाश ज़्यादा होता है। तो हमने क्या समझा कि फोकस से दो तरंगें निकली और सतही तरंगों के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो सतही तरंगों को भी हम दो भाग में बांट देते हैं। एक तो बोलते हैं आर वेव, आर तरंगे, और दूसरी को हम बोलते हैं एल वेव, एल वेव। पर यहाँ पर एल का मतलब लॉन्ग था और यहाँ पर एल का मतलब है लव, लव वेव। लव नाम के वैज्ञानिक ने इनको खोजा था, इसलिए इनका नाम लव वेव है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो विनाश का कारण है वो यही तरंगे हैं। कौन सी तरंगे? लव वेव। तो सबसे ज़्यादा विनाश जो करती है पृथ्वी की सतह पर वो किस प्रकार की तरंगे करती है? लव वेव। सबसे ज़्यादा विनाशक, सबसे ज़्यादा विनाशक प्रकार की किस प्रकार, कौन सी तरंगे? एल वेव। तो कोई प्रश्न पूछे कि कायिक तरंगे कितनी प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। कोई प्रश्न पूछें कि लॉन्ग वेव या फिर लंबी तरंगे या फिर सतही तरंगे कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, आर वेव और एल वेव। तो हमने क्या समझा कि पी और एस तरंगे यहाँ से आई, यहाँ से आकर वो कहाँ चली गई? अभिकेंद्र की तरफ चली गई। तो जब वह अभिकेंद्र की तरफ जा रही है, जब वो अभिकेंद्र की तरफ जा रही है तो कहीं ना कहीं ये जो आर और एल तरंगे इन्हीं का परिवर्तित रूप है। जो आर तरंगे हैं ये पी का ही परिवर्तित रूप है और जो एल तरंग है वो एस का परिवर्तित रूप है। तो हालांकि आर तरंगे किसके समान होगी? पी तरंगों के समान होगी, और एल तरंगे एस तरंगों के समान होगी। तो ये तो हमने पूरा टॉपिक को ऊपरी ऊपरी भाग से समझ लिया। अब हम इस टॉपिक को लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हेडिंग रहेगी हमारी भूकंपीय तरंगों के प्रकार। भूकंपीय तरंगों के प्रकार। तो भूकंपीय तरंगों के जब प्रकार होते हैं तो इसको हम दो प्रकार से बांटते हैं। पहला है भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगे। भूकंप मूल से उत्पन्न तरंगे जिन्हें हम कायिक तरंगे या फिर बॉडी वेव्स कहते हैं। दूसरी प्रकार की तरंगे कैसी है कि अभिकेंद्र पर उत्पन्न तरंगे, अभिकेंद्र या फिर एपीसेंटर पर उत्पन्न तरंगे। तो अभिकेंद्र पर उत्पन्न तरंगे और भूकंपीय मूल पर उत्पन्न तरंगे। अब यहां पर एक बिंदु आता है हमारे पास कि अभिकेंद्र क्या होता है और भूकंपीय मूल क्या होता है। तो भूकंपीय मूल, भूकंपीय मूल
भूकंपीय मूल क्या होता है, ये प्रश्न है। तो इसमें लिखेंगे उत्तर में कि इस तरह के प्रश्न जो आएंगे वो 15 शब्दों में ही आएंगे, क्योंकि ये सामान्य सी डेफिनेशन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मतलब पृथ्वी की बॉडी में, हम कायिक तरंगों की बात कर रहे हैं ना, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अवस्थित वह बिंदु, कौन सा बिंदु, वह बिंदु, वहां पे क्या हो रहा था, भूकंपीय तरंगों का उद्गम हो रहा था। वह बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगों का क्या होता है, उद्गम होता है, उसे क्या बोलेंगे, भूकंपीय मूल कहेंगे। अब भूकंपीय मूल से जो उत्पन्न तरंगे हैं, तो यहाँ से हमें दो प्रकार की तरंगे प्राप्त होती है, दो प्रकार की तरंगे प्राप्त होती है। कौन कौन सी तरंगे प्राप्त होती है? पहले प्रकार की तरंगे हैं प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक या फिर पी वेव। अब यहाँ पर टॉपिक आ गया कि प्राथमिक तरंगे क्या है। तो प्राथमिक तरंगों के बारे में कोई पूछे तो प्राथमिक तरंगे ऐसी तरंगे हैं जो सबसे पहले अभिकेंद्र पर पहुंचती है। ठीक है, सबसे पहले अभिकेंद्र पर पहुंचने वाली तरंगे कौन सी है? प्राथमिक तरंगे। तो ये तरंगे सर्वप्रथम एपी सेंटर या फिर अभिकेंद्र पर प्राप्त होने वाली तरंगे हैं। तो इससे क्या मतलब हुआ कि सर्वप्रथम ये कहाँ पे प्राप्त हो रही है? अभिकेंद्र पर प्राप्त हो रही है। और अभिकेंद्र पर प्राप्त हो रही है तो ये निकली और सबसे पहले पहुंची। इससे क्या मतलब निकला कि इनकी गति सर्वाधिक होती है। इनकी गति क्या है? सर्वाधिक होती है। अब ये सतह पर पहुंचने वाली तरंग है, और जो तरंग सतह पर पहुंचेगी, मान लो ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है और मान लो यहाँ से कोई तरंग निकली और सतह पर पहुंच रही है, तो वो पृथ्वी के अंदर क्या है? ठोस पदार्थ भी है, द्रव पदार्थ भी है, अर्ध तरल पदार्थ भी है। तो वो तीनों क्षेत्रों को पार करके सतह पर पहुंच रही है। हालांकि सेकेंडरी वेव भी सतह पर पहुंच रही है, पर प्राथमिक तरंगे ऐसी है जो तीनों डायमेंशन में मूव करती है, चारों तरफ मूव करती है और हर जगह पृथ्वी पर प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी तरंगे क्या होती है? हालांकि जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरेगी, मान लो ठोस से ये द्रव में गुजरेगी, तो इसकी दिशा में परिवर्तन जरूर होगा, पर इसकी गति सर्वाधिक है। और गति सर्वाधिक है, पर कौन से क्षेत्र में गति सर्वाधिक है? तो ठोस में इनकी गति सर्वाधिक होती है। ठोस में इनकी गति क्या है? सर्वाधिक होती है। तो इस तरह से ये एक बिंदु हुआ कि ठोस में इनकी गति सर्वाधिक होती है और तीनों माध्यम में ये प्रवाह कर सकती है। तो इनका प्रवाह ठोस, द्रव व गैस तीनों में हो सकता है। तो प्राथमिक तरंगे जब ट्रेवल करेगी, मान लो पृथ्वी के अंदर प्राथमिक तरंगे ट्रेवल कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो जब इनकी गति में बदलाव होगा तो हम क्या समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन हुआ है। जब इनकी गति में परिवर्तन होगा या फिर इनकी दिशा में परिवर्तन होगा तो हम समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या हुआ है? परिवर्तन। तो उसी तरह से हम आंतरिक संरचना का भी अध्ययन करते जाएंगे। जहाँ जहाँ पी और एस तरंगों की गति में चेंज होगा, जहाँ पर इनका प्रवाह होगा, कहीं पर प्रवाह नहीं होगा,
तो उन्हीं के आधार पर हम पता करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक स्थिति कैसी रही होगी। क्योंकि पृथ्वी में अंतरामन गड्ढा करके तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खदान भी नहीं है, इतना बड़ी कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिससे हम पृथ्वी के अंदर जा सकें और चीज़ों को देख सकें। तो भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ही हम पता करते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है। तो ये तो बात हो गई कि जो ये तरंगे, और अगर इनकी स्पीड की बात करें तो लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी स्पीड होती है। और ये किस प्रकार की तरंगे, ये है अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे, अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे। अब यहाँ पर अगर हम विज्ञान के अगर कोई छात्र है तो वो समझ जाएगा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या होता है। जो तरंगे दो प्रकार की होती है, एक तो होती कि जिसका ऊर्जा की प्रवाह की दिशा में ही उसका बहाव हो, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है जो क्या है कि ऊर्जा की प्रवाह की दिशा के विपरीत, मान लो जैसे ऊर्जा की प्रवाह की दिशा ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रही है, इसके लंबवत मूव कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। और इस तरह जो ऊर्जा की प्रवाह की दिशा में ही बहे उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे ध्वनि तरंगे जो होती है, ध्वनि तरंगे ऐसे मूव करती है, तो ध्वनि तरंगे ऐसे मूव करती है, तो ये भी क्या है, एक अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे हैं। तो इनकी जो तुलना है प्राथमिक तरंगों की ध्वनि तरंगों से भी की जाती है। जबकि जो दूसरी तरंगे होती है, जैसे अपन रस्सी को रस्सी के एक कोने को किसी को पकड़ाओ, दूसरा पकड़ाओ, तो जब हम रस्सी को हिलाते हैं तो जब उस प्रकार की तरंगे बनती है वो अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स या फिर अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे। जैसे जल तरंगे हो गई, प्रकाश तरंगे हो गई, तो वो उस प्रकार की तरंगे होती है। तो जो प्राथमिक तरंगे वो अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे हैं, क्योंकि इनकी जो प्रवाह की दिशा होती है वो ऊर्जा के प्रवाह की दिशा में ही होती है। तो ये तो होगी प्राथमिक तरंगे, और इनकी स्पीड की हमने बात करी कि लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड ये गति कर सकती है, और तीनों माध्यम में ये गति कर सकती है। सर्वाधिक गति इनकी ठोस में होती है। और दूसरे प्रकार की तरंगे जो है उनको हम बोलते हैं क्या, एस तरंगे या फिर एस वेव या फिर द्वितीयक वेव या फिर तरंग। तो हमने प्राथमिक तरंगों के बारे में समझा, उसी तरह हम द्वितीयक तरंगों की बात करेंगे कि अभी केंद्र पर ये P के उपरांत पहुंचती है। तो P के बाद पहुंचती है अभी केंद्र पर, तो अभी केंद्र पर P तरंगों के बाद पहुंचने वाली तरंग, साथ ही इन्हें क्या कहा जाता है, द्वितीयक या फिर गौण तरंगे भी इनको कहा जाता है। गौण तरंगे भी इनको कहा जाता है। इनका जो व्यवहार होता है वो किस प्रकार का होता है, इनका जो तरंग है वो ऊर्जा का जो संचरण होता है उसके लंबवत गति करती है। आप इसको बस ऐसे ध्यान रखो कि एस वेव किस प्रकार की होती है कि जब हम किसी रस्सी को हिलाते हैं तो जो आकृति बनती है, जैसे कोई सांप की जो आकृति बन रही है, वो जो तरंग की गति होती है वो एस वेव की होती है। मतलब उस गति को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। तो ये अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे, अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे। अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे और कौन कौन सी होती है, जैसे एक तो प्रकाश तरंगे हो गई, प्रकाश तरंग हो गई, एक जल तरंग हो गई, जो जल तरंग क्या मतलब है, जैसे समुद्र की जो लहरें होती हैं उनकी जो तरंग होती है वो भी अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। तो ये है। उसके बाद इनके जो गति है तो ये केवल ठोस माध्यम में गति करती है, केवल ठोस माध्यम में गति करती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब पृथ्वी की आंतरिक सतह पृथ्वी के अंतःकरण में जब ये बहेगी
तो ये ठोस अवस्था में तो गति करेगी, पर जैसे ही द्रव अवस्था या तरल अवस्था आएगी तो ये वहाँ पर इनका जो सिग्निफिकेंस है वो जीरो हो जाएगा, वहाँ पर ये विलुप्त हो जाएगी, एकदम गायब हो जाएगी। तो हम ये समझेंगे कि ये तरंगे गायब हो गई है, इसका मतलब वहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक स्थिति क्या है, लिक्विड ही है या फिर तरल अवस्था में है। और तो ठोस माध्यम में गति करती है और तरल माध्यम में विलुप्त हो जाती है, और इनकी जो स्पीड होती है लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक होती है। तो ये है द्वितीयक तरंगों की स्थिति। तो हमने दोनों जो तरंगे पढ़ी, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे, ये किस प्रकार की तरंगे हैं? दोनों ही जो तरंगे हैं ये है कायिक प्रकार की तरंगे, कायिक तरंगे, क्योंकि पृथ्वी के जो बॉडी है उसके अंदर ये उत्पन्न हो रही है, इनको इसलिए इनको कायिक तरंगे कहा। तो भूकंपीय मूल क्या है और भूकंपीय मूल से होने वाली दोनों तरंगों के बारे में हमने देखा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लेते हैं कि अभिकेंद्र क्या है। अभिकेंद्र क्या है? अभिकेंद्र क्या है? तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर उद्गम होने वाला जो बिंदु है जहाँ से भूकंपीय तरंगों का उद्गम हो रहा है उसको हमने बोला फोकस, और फोकस के समीप न्यूनतम बिंदु जो है वो पृथ्वी पे हमने मिला अभिकेंद्र। और ये दोनों बिंदु एक दूसरे के क्या होंगे? लंबवत होंगे, क्योंकि जब हम वृत्त पढ़ते हैं तो वृत्त के अंदर से कोई भी बिंदु अगर बाहर पे देखते हैं तो वो सतह पर से उसकी लाइन लंबवत रहती है। हालांकि हमको क्या ध्यान रखना है कि जो अभिकेंद्र और जो फोकस है दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है और न्यूनतम दूरी पर ये दोनों बिंदु होते हैं। तो अभिकेंद्र क्या है? अभिकेंद्र के बारे में लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर कहाँ पर उपस्थित है? भूकंपीय मूल के ठीक ऊपर। भूकंपीय मूल बिंदु कौन सा है? फोकस या फिर फोकस बिंदु। पृथ्वी की सतह पर भूकंपीय मूल के ठीक ऊपर या फिर ठीक लंबवत न्यूनतम दूरी का बिंदु, न्यूनतम दूरी का क्या है? बिंदु है, जहाँ पर क्या है? कायिक तरंगे कौन सी हो गई? P&S वेव हो गई। कायिक तरंगे प्राप्त होती है। कायिक तरंगे क्या होती है? प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखो हमने इतने सारी चीज़ों को एक ही पॉइंट में लिख दिया। पृथ्वी की सतह पर बिंदु, तो अभिकेंद्र कहाँ होता है? सतह पर होता है। किसके ठीक लंबवत होता है? तो फोकस का ठीक लंबवत होता है। कितनी दूरी पर होते हैं? जो सबसे कम दूरी है वहाँ पे है। ठीक है। किस प्रकार की तरंगे प्राप्त होती है? कायिक तरंगे प्राप्त होती है। तो अगर डेफिनेशन भी आती है तो 15 शब्दों में हमने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें लिख दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो एपी सेंटर है यहाँ पर जो तरंगे प्राप्त होगी वो P और S तरंगे यहाँ पे प्राप्त होगी, और इनकी जो तरंग दैर्ध्य है उनमें बदलाव आ जाएगा। अब ये दोनों बदलाव आने के कारण इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो बड़ी हो जाती है, और बड़ी होने के कारण इनको लॉन्ग वेव भी कहा जाता है। तो यहाँ प्राप्त होने वाली तरंगों की बारे में बात करें तो यहाँ पर सतही तरंगे दो प्रकार की होती है, जिनकी तरंग दैर्ध्य अन्य तरंगों की तुलना में दीर्घ होती है, दीर्घ या फिर ज़्यादा होती है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए इन्हें लॉन्ग वेव या फिर एल वेव कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि
जो अभिकेंद्र पर प्राप्त तरंगे को लॉन्ग वेव तरंगे क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये सतह पर प्राप्त होती है तो इनकी तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। और ये भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और दोनों प्रकार कौन से हैं? पहला जो प्रकार है वह है आर तरंगों का। आर तरंग क्या बोलते हैं इनको? रिले तरंग। रिले तरंग। तो आर तरंगों के बारे में कुछ खास फैक्ट नहीं है, बस ये फैक्ट है कि ये पी तरंगों का रूपांतरित रूप है। मतलब ये तरंगे पी तरंगों के समान व्यवहार करती है, के समान व्यवहार करती है। जबकि जो दूसरी प्रकार की तरंगें जो महत्वपूर्ण है, जिनको हमने लव तरंग कहा, लव तरंग, यहाँ पर ये भी एल वेव है और इनको भी हम एल वेव कहते हैं, पर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में एल का अंतर है। यहाँ पर एल का मतलब क्या है? लॉन्ग। यहाँ पे एल का मतलब है लॉन्ग और यहाँ पर एल का मतलब है लव। ये लव प्यार वाला लव नहीं है, ये वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो इस चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये किस प्रकार की तरंग है? ये यस तरंग का, यह यस तरंग का रूपांतरित रूप है। रूपांतरित रूप है जिनकी तरंग दैर्ध्य हमने क्या कहा था शुरू में कि ये तरंगें सबसे विनाशक होती है। तो विनाशक क्यों होती है? क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और इन्हीं के प्रभाव से भूपृष्ठ पर किसकी प्राप्ति होती है? भूकंप की प्राप्ति होती है। भूकंप की प्राप्ति होती है। तो हमने क्या कहा कि लव तरंगे क्या है? एस का रूपांतरित रूप है। एस तरंगों का रूपांतरित रूप। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य है और सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य है तो सबसे ज़्यादा विनाशक तरंगे कौन सी है? लव तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशक है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमने तरंगों के बारे में देखी, किस प्रकार की तरंगे होती है, कैसी तरंगे होती है। तो ये कुछ टॉपिक हुआ। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, वो हम समझते हैं कि अच्छा, यहाँ पर हमने जो बात करी कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है तो उस पर जो सबसे ऊपरी भाग है पृथ्वी का, ये ठोस अवस्था में, इस पर ठोस अवस्था से थोड़ा नीचे चलेंगे तो अर्ध तरल अवस्था आ जाएगी। अर्ध तरल अवस्था की ओर नीचे चलेंगे तो फिर से ठोस अवस्था आ जाएगी। तो इस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन है। और इस परिवर्तन का पता हमें कैसे चलता है? क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी बह रही है? एक तो पी प्रकार की तरंगे बह रही है और एक एस प्रकार की तरंगे बह रही है। जो पी प्रकार की तरंग और एस प्रकार की तरंगों के गति में जो चेंजेस होते हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके जो अस्तित्व है अंदर, उसी के आधार पर हम पता करते हैं कि पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की परतें हैं, किस प्रकार की पृथ्वी के अंदर परतें हैं। तो उन्हीं गति के आधार, जैसे मान लो पी तरंग यहाँ से चालू हुई और कुछ देर बाद इसकी गति चेंज हो जाती है या फिर डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, तो हम समझेंगे कि यहाँ पर कुछ अलग चीज़ है। मान लो गति कम हुई तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो ठोस में तो इसकी गति अधिक होती है, तो ठोस से अगर गति कम हुई तो इसका मतलब वहाँ पे द्रव अवस्था है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम पृथ्वी के तरंगों का अध्ययन करेंगे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे और वो हम करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से नोट्स बना के लिख लेना और अगली वाली क्लास में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। थैंक यू गाइस।